गुरुदेव का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। ये उनका पैतृक गांव है, गांव भायला। और आरंभिक एक किसान परिवार में गुरुदेव का जन्म हुआ और उसके बाद मतलब आरंभ से ही, जन्म से ही माता पिता के तो संस्कार थे ही उनके ऊपर, लेकिन ऐसा भी लगता था कि कुछ पूर्व संस्कार, पूर्व जन्मों के भी कई संस्कार इस प्रकार के थे कि वो बचपन से ही ध्यान, साधना, उपासना उसी की ओर मनोरथ थे। और अपनी आरंभिक जो शिक्षा गुरुदेव ने वो गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है, जब वो विश्वविद्यालय नहीं बना था उससे पहले जो कांगड़ी गांव था वहाँ पर उन्होंने दर्शन, वेद, वेदांत उन सब का अध्ययन किया और साथ साथ वो जिजीविषा चलती रही, ध्यान साधना की ओर उसी प्रकार अनवरत चलती रही। उसके पश्चात वहाँ से भारतीय जो नौसेना है तो उसे भी उन्होंने सर्व किया कुछ वर्षों तक। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो छटपटाहट थी उनके अंदर, जो मैं वार्ता उनसे करता था, वो जो द्विगन था वो उनको कहीं ना कहीं उस ओर खींचता था जो कई जन्मों से था, इनके ध्यान साधना वही। और वो जब गुरुदेव बताते थे कि जब मैं विदेशों में भी जाता था नौसेना के, जब हमारा जलपोत जहाँ पे तो मेरा प्रतिदिन का भी वही था, 2:30-3 बजे उठना और अपनी ध्यान साधना करना। तो और जो मित्र वगैरह थे वो भी बड़ा आश्चर्य करते थे कि भाई आप, क्योंकि एक खिंचाव है पाश्चात्य जगत की ओर, तो कभी उन्हें वो स्पर्श भी नहीं किया, कभी वो उनके मस्तिष्क में भी नहीं कभी रहा उसी प्रकार। लेकिन वो उसी उठापटक में कहीं ना कहीं एक योग्य गुरु की तलाश में रहने लगी। और उन्हें जब वो मुंबई आए तो विदेश की यात्रा करके, तो वहाँ पर आनंद स्वामी जी, आप संभवतः आपने नाम सुना होगा, तो उनका एक सत्संग वहाँ चल रहा था मुंबई के अंदर। तो उन्होंने सुना और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि कहीं कुछ पूर्व संस्कार वो फिर ऐसे हुए कि हाँ कुछ ऐसा ही जीवन मतलब मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ और वो कुछ जब अपने उद्बोधन कर रहे थे आनंद स्वामी जी, तो वहाँ पूज्य बड़े गुरुदेव जो दादा गुरुदेव हैं हमारे, जो संस्थापक है योग निकेतन ट्रस्ट ऋषिकेश, पहलगाम और गंगोत्री और दिल्ली, पंजाबी बाग और काफ़ी उनकी शाखाएं जापान में बहुत बड़े स्तर से हैं। तो उनके विषय में उन्होंने कुछ चर्चा की। तो गुरुदेव ने एक बार पहुंचे वो ऋषिकेश, जब यहाँ पे आए तो फिर सीधा ऋषिकेश निकल गए कि चलो भाई ऐसे संत के या मैं दर्शन करूं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कर नहीं पाए, उनसे मिल नहीं पाए। फिर पुनः वो वापस आ गए, फिर वो अपनी सर्विस पर चले गए। तो उसके बाद जब वो दोबारा आए तब आनंद स्वामी जी फिर पुनः उसी स्थान पर सत्संग करते हुए मिले। कुछ था ऐसा कोई पूर्व संस्कार। तब फिर उन्होंने पूछा कि महाराज मैं तो गया था वो वहाँ पे कि अब इस बार जाओ आप। तो वैसाखी उत्सव वहाँ पे होता है 11, 12, 13 अप्रैल का, अभी भी चलता है। तब उनका वहाँ मिलना हुआ, पहली बार गुरुदेव से मिले। तो ऐसा लगा कि मैं जिस व्यक्ति की तलाश में हूँ। और एक बड़ा कोइंसिडेंट गुरुदेव जी बताते थे कि गुरुदेव ने, मेरा जो वर्तमान नाम था वो राजपाल से, मतलब राजपाल था, तो उन्होंने मुझे रामदास कह के पुकारा। तो अब वो बार बार जब भी बोलते कि करेक्ट कराते थे कि महाराज जी, तो गुरुदेव जी कहते महाराज जी मेरा नाम राजपाल था। तो आने जाने लगे, फिर वहीं पे रह के विधिवत हो, तब भी कभी रामदास कभी राजपाल। तो वो एक दिन गुरुजी थोड़ा झुंझला कि गुरुजी जब मेरा नाम राजपाल है तो आप ये क्यों बोलते हैं, कहने कि पिछले जन्म में ये था, तेरा इसमें ये है। मतलब इस प्रकार के उच्च कोटि के योगी से हमें ये ज्ञात होता है कि जो कई जन्मों को भी देख सकते थे कि वर्तमान में तुम्हारा ये नाम है, पूर्व जन्म में ये था। तो कहीं ना कहीं उनकी साधना का यदि मैं कहूँ क्या स्तर था, लगभग 18-19 घंटे निरंतर साधनारत वो रहते थे। और यहाँ जहाँ पे जिस भूमि पर भी बैठे हुए, ये संस्था योग महाविद्यालय बनी थी 2000 में, इसका निर्माण आरंभ किया। 2003 में इसको हमने सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया। लेकिन उससे पहले जो ऑन रोड है देवबंद ननौता जो मार्ग है, वहाँ पर अपना पैतृक एक कमरा बना के गुरुदेव ने लगभग 40 वर्ष तक तो वहीं पे तप किया। पूरा ध्यान साधना वही उनका पूरा जीवन चलता था। और यज्ञ के विषय में बड़ी उन्होंने जागृति की। और उसके बाद सन आई थिंक 68 या 70 के आसपास उन्होंने योग शिविर लगाने आरंभ किए, जो गुरुदेव से योग की जो शिक्षा ली। और वहीं पे तो इस क्षेत्र के अंदर भी छोटे छोटे योग शिविर, कभी देवबंद के क्षेत्र में, कभी अन्य छोटे छोटे स्थानों में, और साथ साथ में यज्ञ पद्धति। उसके बाद जब ये यहाँ पर निर्माण हुआ तो इसका एक आपने अभी देखा, जैसे आप गौशाला में गए तो गौओं के प्रति बड़ा गुरुदेव का स्नेह था। तो सबसे पहले गौशाला में ही आरंभ हुआ इस पूरे क्षेत्र का। और ये भी अपनी उनकी पैतृक भूमि थी। तो सबसे पहले उन्होंने गौशाला का निर्माण किया। उसके बाद फिर ये अपना आवास जो आपने अभी शुरू किया था अंदर की तरफ, जहाँ गुरुदेव रहते थे, और ऊपर फिर ये योगा हॉल पूरा निर्माण किया। और फिर धीरे धीरे विदेशों से भी उनके
जो ख्याति धीरे धीरे बढ़ी योग के क्षेत्र में, मुख्यतः विशेष रूप से पतंजलि योग सूत्र जो था उनका अद्भुत ऐसा उनकी कमांड थी उसमें। और बहुत से स्थानों पर विदेशों में भी गुरुदेव योगा कॉन्फ्रेंस, जैसे कोरिया, सिंगापुर और हर वर्ष प्रतिवर्ष ऋषिकेश में भी होती थी, तो वहाँ पर भी, बेंगलोर में भी, एसपीएस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी बहुत ही उन्होंने भ्रमण किया योग को। मैं समझता हूँ पूज्य योगेश्वर स्वामी रामदेव जी से पहले यदि मैं कहूँ तो उसमें कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं प्रयोग कर रहा हूँ कि उससे पहले यदि किसी ने भारतवर्ष के अंदर या अपने पश्चिमी भारत के अंदर भी जो जागृति का काम किया तो पूज्य योगाचार्य श्रद्धेव गुरुदेव सबसे बड़ा उनका योगदान था इस क्षेत्र। और फिर धीरे धीरे जैसे जागृति बढ़ती चली गई तो चाइना से, सिंगापुर से कुछ जो आने लगी छात्र यहाँ सीखने के लिए, और फिर एक पूरे व्यापक स्तर से, बहुत ही व्यापक स्तर से लगभग 2006-07 में कुछ यहाँ से भी उनके शिष्य सीखने के लिए पहुँचे, सिखाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद 2010, 11, 12, 13 फिर लगभग 10-15 वर्षों तक लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे यहाँ से एज ए योगा टीचर जो अलग अलग था। और मुख्य रूप से चीन का में उस समय एक बहुत बड़ी चाइना ने इसे व्यवसाय के रूप में योग को किया। लेकिन धीरे धीरे जब आप कह सकते हैं कि 2014 में जब मोदी जी यहाँ पर आए और जब हमारा विश्व योग दिवस इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय से भारत के अंदर भी इसे एक अच्छी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। और उसके बाद भी और जो रुझान था एक सामान्य व्यक्ति का भी, जो एक आप कह सकते हैं कि केवल वो योग के क्षेत्र से ना होके किसी अन्य क्षेत्र से था, तो वो भी छोड़कर योग के क्षेत्र में आया। एक आजीविका के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा योग का क्षेत्र हुआ। और 2014 के बाद जिस तरह योग के क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया वो तो बहुत ही अविस्मरणीय है। पूरे विश्व पटल पर जिस प्रकार योग को सराहा गया और उसकी स्वीकार्यता को सभी ने माना, और हर एक व्यक्ति, न कि आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ते गई, न कि बाबा का दिनचर्या कैसे रहा, बाबा का उपासना और उसमें क्या, गुरुदेव का तो संभवतः मैंने कभी, जब तक मैं बहुत निकटतम रहा हूं तो मैंने कभी सोते हुए तो नहीं देखा, लेकिन 12-1 बजे भी हम उनको देखते थे तो ध्यान में बैठे रहते थे। 3:30 बजे से कक्षा यहाँ आराम हो जाती थी ऊपर, 3:30 से लगभग 7-8 बजे तक का ये दिनचर्या रहती थी कक्षा की। उसके बाद वो ध्यान के लिए फिर से चले जाते थे और सायंकाल का समय उनका 1 केला और 1 गिलास दूध वो आहार रहा है। 1968 या 1967 से उन्होंने अन्न को त्याग दिया था। अन्न का मतलब अन्न वो पहले भी लेते थे, लेकिन कभी कभी कुछ सब्जी आदि ले लेते थे, दही वगैरह, लेकिन उसके बाद तो फिर उन्होंने अन्न कभी लिया ही नहीं, केवल दूध 1 गिलास और एक क्या अवस्था रही होगी जब अन्न का त्याग किया? लगभग रही होगी 60 के आसपास, आई थिंक 58 या 60 के अराउंडिंग समथिंग। और यही उनका अनवरत, उन्होंने निर्वाण लिया। निर्वाण कितने 92-91 के आसपास समय जब उनका निर्वाण जब हुआ शरीर। और गुजरात में भी जो एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था है स्वामीनारायण संस्था, जो अक्षरधाम वगैरह जो संस्थापक है, तो वहाँ भी बहुत लंबे समय तक गुजरात से भी बड़ा स्नेह गुरुदेव का रहा। और अंतिम जो ये 2022 का जो साल था जब गुरुदेव बीमार हुए, तब भी उस समय अस्वस्थ हुए, तब भी वो गुजरात प्रवास पर ही थे, क्योंकि यहाँ सर्दी अधिक होती थी तो वो चला जाते थे, तो वहाँ पर भी योग शिविर वगैरह। निर्वाण लिए हुए कितना दिन हुआ अभी? हाँ जी, निर्वाण कब लिए? 1 मई 2022 कोविड का नहीं वो तो उन्होंने तो कुछ क्योंकि एक्चुअली क्या था कि कुछ एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके कारण कुछ कमर के अंदर कुछ थोड़ा सा थी, तो स्काइलोसिस था, जो हड्डियाँ अपनी मुड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में रहते नहीं थे, हर समय ध्यान साधना, तो वो कहीं ना कहीं लगे। डॉक्टर बहुत कहते थे कि गुरुदेव अवस्था है, या विश्राम करा करें, लेकिन वो हर समय बैठे ही रहते थे। तो उस उच्च कोटि पे थे कि शरीर का तो कोई भार था ही नहीं, शरीर से कोई बहुत रुचि थी, जितना उनके जितना उनका तप था, तो संभवतः उसके लिए तो हम में से कोई भी उस पर टिप्पणी करे तो बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, जिस स्तर का उनका तप था। आश्रम में आपको सेवा का मौका दिया गया, क्या आपका यहाँ पे पहचान है? गुरुदेव ने जब थे तो उन्होंने अध्यक्ष और उसके फाउंडर थे, तो उसके बाद वो अध्यक्ष पद उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुझको वो सौंप दिया था। उसके बाद गुरुदेव के सामने से ही जो छोटा मोटा जो भी कार्यभार था, मतलब मुख्य रूप तो उन्हीं की सब आज्ञा के द्वारा, उनकी देख रेख
मतलब आप उन्हें योग्य लगे इसलिए आपको अध्यक्षता दी गई। और मैं लंबा समय गुरुदेव के स्नेही भी आप समझ सकते हैं, या उनकी निकटतम भी बहुत रहा हूँ। 2011 में उस समय मैं चाइना के अंदर भी योगा शिक्षण का, लेकिन उस समय उनकी जब अवस्था थोड़ी सी हुई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो मैं फिर वहाँ से आगे निकटतम ही उनके रहा बहुत अधिक समय तक।